सर जी गन कितने की होगी? ये गन आती है लगभग 4 लाख के आप। आज का इंटरव्यू शूट हो रहा है मोहम्मद उमर सर के साथ, जो कि 3 बार नेशनल खेल चुके हैं अपनी शूटिंग में, और अब जा रहे हैं हम लोग ऊपर अकेडमी में। चले सर, चले सर, जी जी चले आइए। अभी हम पूरी कहानी इनके बारे में बताएंगे कि ये कैसे नेशनल को क्वालिफाइड करा है। और मोहम्मद उमर सर के ये कोच हैं मिस्टर अमर निगम। देखिए चेक दिस आउट, जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं मोहम्मद उमर की है। और जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद उमर सर के पैरों में आज हम जो कुछ भी हैं आप इन्हीं के ही उससे हैं। बहुत बढ़िया सर, आज आपका इंटरव्यू कवर करेंगे आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में, और ऑडियंस जानना चाहती है कि आपका ये पैशन, आपकी लगन, मगर इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। शुक्रिया सर कि जी। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल सर। और सभी आपके जो भी ऑडियंस हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, मैं उनका भी बहुत ही ज़्यादा प्रणाम करता हूँ दिल से। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं नेशनल पैरा राइफल शूटर हूँ। क्या बात है। हाँ, उससे मैंने 3 बार नेशनल पैरा राइफल शूटिंग खेली है, और अभी प्रेजेंटली मैं इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल खेल रहा हूँ। अभी तो मैं पैरा में आ गया, बट 2016 से पहले मैं सही था। मैं 2016 में मेरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में। क्या आप गवर्नमेंट जॉब पे थे? मैं गवर्नमेंट जॉब में था, सिविलियन मोटर ड्राइवर पे मैं पोस्टेड था। और बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाना, और मैं सेना के लिए स्पेशली बारूदों का डिपो से डिपो लेके जाना, उसके एंगेज गाड़ी कैसी होती? कैसी भी गाड़ी हो, हर प्रकार की गाड़ियों का मैं। और आपको गवर्नमेंट जॉब आपको कब लगी थी, कौन सी उम्र में लगी थी? 30 इयर्स के मतलब जॉब। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन क्या है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। हाँ, मैंने एमकॉम कर रखा है। और मई 2016 में मेरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में जॉब लगी। बेसिकली मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इलाका है अरमापुर में। मेरे पिताजी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, और 1995 में पापा जी की डेथ हो गई। उसके बाद भैया रहे, तो अभी हम लोग अरमापुर स्टेट में ही रहते हैं। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? फैमिली में हम लोग 17 से 18 लोग हैं, जिसमें मैं 5 भाई 2 बहनें और माँ है। बाकी भाभियाँ हैं, भतीजे हैं। अच्छा खासा हाँ, बड़ा परिवार है हमारा। जी जी जी। 19 से 20 लोग हैं हमारे घर में, और सभी लोग एक साथ ही रहते हैं और अच्छे से। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है जी। साथ रहना ही सबसे बड़ी वही ताकत है जिसकी वजह से कि आज ये मैं कर पा रहे हैं। सही बात है, फैमिली का सपोर्ट है। हाँ, क्योंकि इस केस में या एक छोटी सी या कि मेरी फैमिली में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उससे ओवरकम हो पाना मतलब सबके बस की बात नहीं है। अगर इसके पीछे एक अच्छा बैकग्राउंड होता है और लोगों का सपोर्ट है, खासकर अपनों का सपोर्ट है, तो आप जल्दी ही ओवरकम कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, हम ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने आप को कामयाब समझ के अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कभी भी किसी के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, तो कभी भी अपनी फैमिली को कभी मत छोड़िए, और फैमिली ही एक ऐसी है जो आपको इस दुनिया में आपको सपोर्ट करेगी। सर फिर क्या हुआ फिर? हाँ, तो मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में पोस्टिंग थी, और जनरली उस समय मेरी जब मैं तैयारियों के दौर में था, पढ़ने में भी अच्छा था, तो मेरी तीन जगह पे एक ही समय पे सिलेक्शन हुआ मेरा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और इसरो में, और दिल्ली सचिवालय में। बट जबलपुर का ही एक बंदा था। मतलब आपके एक बार में 3 जगह सिलेक्शन हुआ, लोगों का एक नहीं हो रहा। और मुझे ये बड़ा ही टफ डिसीजन था कि मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को चूज किया। जरा फैक्ट्री के बारे में थोड़ा बता दीजिए, बहुत लोग नहीं जानते। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जो है, वो एक्चुअली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जितनी भी हैं पूरे ऑल इंडिया में 42 फैक्ट्रियाँ हैं, जो कि हम सेना के लिए काम करते हैं। सेना के लिए सारे इक्विपमेंट, हाँ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जो है, हम उसके लिए ही काम करते हैं। उसी के लिए हथियार बनाते हैं, हर प्रकार का छोटा इक्विपमेंट भी हमारे देश में ही बनता है, जो कि इन 42 फैक्ट्रियों में बनता है। जिसमें से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जो थी, वो बमों में फिलिंग का काम करती है। बारूदी फैक्ट्री है, वो फिलिंग का ही काम करती है। उसमें LBS 1000 सबसे बड़ा बम है जो वहाँ पे फिल किया जाता है। तो वहीं पे मैं CMD पोस्ट पे था, सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट पे मेरी जॉब लगी। और क्या मैंने 1 साल 15 दिन ही काम किए थे कि ये दुर्घटना मेरे साथ घट गई। लोडिंग के टाइम पे एक मशीन मेरे ऊपर गिर गई, जिससे कि मेरा स्पाइनल इंजरी हो गया मुझे।
जिसमें D12L1 मुझे इंजरी हुई, जिससे कि मेरा कमर के नीचे का पोर्शन पूरी तरीके से कम्प्लीटली पैरालाइज हो गया। एक्सप्लेन करेंगे आप, मतलब कैसी मशीन दे के आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मशीन एक लोडिंग डिवाइस होती है जिसे हम फॉर्क लिफ्टर कहते हैं। बड़े बड़े कारखानों में माल को लोड करने के लिए फॉर्क लिफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वो तो नहीं है जो ऊपर से दो हाथ होते हैं ऐसे उड़ जाते हैं, ब्लेड लगे होते हैं, वो नीचे से ऑब्जेक्ट को उठा करके उसमें लगाता है। तो बड़े से कंटेनर से बमों का मतलब फ्यूल वो जो थे क्या नाम है एम्यूनेशन आया हुआ था, तो उसको निकाला जा रहा था। तो निकालने के प्रोसीजर में वो स्टक कर गया एकदम ऊपर पे जा करके, टॉप पर पे। और ये था मई का महीना था, बहुत ज़्यादा एमपी में धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्म भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। लू वगैरह तो उसी कंटेनर के ही छाए में मैं भी हम लोग खड़े थे एक्चुअली में, कि जिस पे मेरी गाड़ी पे जो लोड हो रहा था उसके कंटेनर जो डायगोनल में पड़ता है उसकी छाए में हम लोग खड़े हुए थे। तो जो बंदा लोड कर रहा था गाड़ी पे वो समझ नहीं पाया, उसका गाड़ी ख़राब हो गया। वो धूप के बचने के लिए उसके दिमाग में काम नहीं आया, उसने क्या किया, गाड़ी को चलाता हुआ चला आया जहाँ पे हम लोग खड़े थे। तो जब तक कि हम लोग घूमे तब तक वो मशीन मेरे ऊपर गिर चुकी थी और काफ़ी बुरी तरह मैं उसके नीचे दबा हुआ था। मेरे पैरों में भी फ्रैक्चर आया, इसके 3 टुकड़े हो गए थे पैर के, और कमर से भी मेरे जो है स्पाइनल इंजरी हो गए, 3 डिशेस टूट गई, जिसमें D12L1 कम्प्लीटली टूट गई, जिसकी वजह से मुझे कम्प्लीटली विकलांगता हो गया, डिसेबिलिटी हो गई। तो मैं कम्प्लीटली बेड के ऊपर आ गया और 6-7-8 महीने तक कि मेरा इलाज चलता रहा। उस दौरान पे चूँकि डॉक्टर भी एग्जैक्ट मतलब तुरंत नहीं बता सकते आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ, अब आपके साथ में लाइफ भर क्या होगा, वो सब जानते हैं, बट वो पेशेंट को नहीं बताते हैं कि आप डिमोटिवेट हो जाएं या आप अवसाद में चले जाएं, हिम्मत हार जाएं। बट ये चीज़ें शायद से मेरे फैमिली वालों को पता थी और डॉक्टर्स को पता थे, मेरे विभाग में पता था इस बात को कि अब मैं ज़िंदगी भर शायद से चल ना पाऊँगा। अच्छा, ये बात आपको मालूम चल गई थी? हाँ, नहीं मुझे नहीं पता था, मैं तो एक्चुअली 6-7-8 महीने तक की तो हम तो ये बात समझ भी नहीं पाए कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक्चुअली ऐसा मेरे साथ क्या हो गया कि मैं बिल्कुल पैर को जरा सा भी नहीं हिला सकता, और मैं लैट्रिन बाथरूम किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहा। लैट्रिन बाथरूम अभी भी मेरे ये देखिए बैग लगा हुआ है नीचे, ये बाथरूम ऐसे ही हमेशा फ्लो होता रहता है। लैट्रिन का भी पता नहीं चलता है, बस वो ट्रिक है अपना जुगाड़ से जैसे कर लेते हैं, और डायपर का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो मतलब लैट्रिन वगैरह ना हो जाए, क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। मुझे पता भी नहीं चलता उसका। तो फिर कैसे क्या होता मतलब? तो अब उसके लिए ये है कि उसमें मेरी वाइफ पूरी मदद करती है। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा 9 साल का बेटा भी है। अच्छा, क्या बात है। तो शादी से पहले हुआ था? नहीं, शादी के पहले ही मतलब बाद में हुआ। शादी मेरी पहले ही हो चुकी थी, 2012 में मेरी शादी हो चुकी है, और 2017 में मई में मेरे साथ दुर्घटना घटी। फिर ये सब प्रॉब्लम रही, बीवी का भी अच्छा साथ रहा, माँ वगैरह रही। तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि एक्चुअली शायद से बात कुछ ज़्यादा बड़ी है। और फिर मुझे भी ये समझ में आने लगा, मतलब मैं भी किसी से बताता नहीं था, बट अंदर अंदर मुझे लगने लगा कि शायद से अब मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा। तो उस मौसम में मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं पूरी तरीके से टूट जाऊँ, और या फिर मेरे चूँकि मैंने बताया कि मेरा परिवार भी एक कंबाइंड परिवार है और सभी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। तो मेरे सामने ये भी था कि मैं अपने परिवार को भी टूटने से बचाना है। तो ऐसा कुछ करें कि मैं जितना कमज़ोर होऊंगा मेरा परिवार भी उतना ही कमज़ोर हो जाएगा। सही बात है। हाँ। तो मुझे मजबूती भी दिखानी थी, आपको देख के आपका परिवार भी टूटेगा, राइट, करेक्ट। फिर मैंने ये चीज़ पे मतलब बहुत ही जल्दी मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे ही कुछ करके खड़ा होना पड़ेगा, जिससे कि मेरे परिवार वालों को ताकत मिले। तो आपने फिर क्या करा? आजकल के टाइम में जो है, जहाँ पे लोग नौजवान लोग यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ों में बिजी हैं, रील देख रहे हैं, उल्टी सीधी जगह भी बिजी हैं, वहीं पे मैंने भी इसका सहारा लिया, लेकिन मैंने अपने डायरेक्शन जो है ऐसी जगह लगाया कि मैं ये सोचने पे मतलब ये जानना चाहता था कि मेरे जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो कामयाब हैं। बहुत बढ़िया। और मैंने उनको ढूंढना चालू किया, तो मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला कि मतलब उनके कैसे उनके पूरे शरीर का एक भी अंग काम नहीं करता था। जी। और उनकी एक लाइन मुझे बहुत ही, मैं अपनी लाइफ में फॉलो भी करता हूँ। उनकी लाइन को मैं बहुत फॉलो भी करता हूँ, और मैं सोचता भी हूँ कि दूसरे लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। उन्होंने एक बात ये कही थी कि क्योंकि वो भी कॉलेज के टाइम पे थे, धीरे धीरे करके उनका शरीर पूरी तरीके से पैरालाइज हुआ, अब वो पूरी तरीके से उस पर आ गए, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को इतना मॉडिफाई कर लिया, इतना कंट्रोल कर लिया था कि वो चीज़ों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर लिया।
देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ऊपर वाला जो करता है उसमें एक ना एक बेनिफिट होता है। हाँ, अगर आपकी बॉडी पैरालाइज है लेकिन आपका ब्रेन पैरालाइज नहीं है नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको किसी और काम के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो मैंने जब धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ना चालू किया तो उनकी एक लाइन बहुत अच्छी थी कि वो ये कहे कि जब वो धीरे धीरे परिस्थितियाँ उनके साथ असामान्य हो रही थी और वो धीरे धीरे बेड की ओर जा रहे थे, लेकिन तब भी उनके अंदर कुछ ना कुछ करने की जो लगन थी और वो आगे थी। तो उन्होंने अपने मतलब लाइन लिखी थी कि आदमी किसी भी कंडीशन में हो जाए, कितना भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, वो हर समय कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। क्या बात है, हर समय कुछ ना कुछ वो अपने लिए अच्छा कर सकता है और दूसरों को संदेश भी दे सकता है। बस वो लाइनें मुझे बड़ा पसंद आई। और फिर किसी की मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, बिना मरे आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जी जी जी, बिल्कुल। तो मुझे ये इसका मतलब आप बताएंगे कि हम बताएं? बता दिया, आप बता दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा क्या? इसका मतलब ये है कि आपको अगर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। क्योंकि आप बिना कुछ किए, बिना हार्ड वर्क के करके आप नहीं जा सकते कहीं पे भी। उनके बारे में बड़ा एक है ब्रूक, जिनके नाम पे लंदन में एक ब्रुकलिन ब्रिज बना हुआ है। तो उनके बारे में भी पढ़ा कि वो भी जो है पैरालाइज थे पूरी तरीके से, और किस तरीके से सिर्फ उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा कर करके कि काम को कैसे किया जाए, और उन्होंने इतना मजबूत ब्रुकलिन ब्रिज बनाया। सही बात है कि मतलब कि वो कभी भी आप अपने लाइफ में कितना भी हो जाए, आपका शरीर आज वो ब्रिज चाहे जो भी हो जाए, आप पूरी तरीके से अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग भी काम कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। सर आपकी कहानी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन तो है। चूंकि मैंने उस साइट को देखा, मैं मतलब देखने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, मैं टाइम पास करने के लिए और भी चीज़ें देख सकता था, लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं दिया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सही बात। मैंने अपना रास्ता दूसरा चुना, और बस वहाँ से फिर मुझे पता चला, फिर मैं मतलब फैक्ट्री की तरफ से मुझे भेजा गया स्पाइनल इंजरी सेंटर में दिल्ली में, ISIC करके है, जो ऐसे ही लोगों का इलाज करते हैं स्पाइनल इंजरी वालों का, कि कैसे आपको अपने लाइफ में सर्वाइव करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जब मैं वहाँ पे गया तो उससे पहले मुझे ये लगता था कि ऐसा केस शायद मैं इकलौता हूँ, मुझे ऐसा लगता था। कि जब आप मैं पहले विकलांग मतलब यही समझता था कि जिनको पोलियो हो गया है या जिनके पैर कट गए हैं वही विकलांग होते हैं। इसके स्पाइनल के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ सुना था कि उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दो तो उसका क्या मतलब होता है। आज जो मेरे पास साथ हुआ तो मुझे पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी का क्या मतलब है, कि उसके अंदर ताकत नहीं है तो आपके साथ में क्या हो सकता है। सही बात है। तो उस चीज़ों का तब पता चला, तो धीरे धीरे करके फिर मुझे मतलब ओवरकम किया। फिर वहाँ जब गया तो एक बंदा मुझे मुलाकात हुई। सरकार की तरफ से आप गए थे? हाँ, मेरा फैक्ट्री की तरफ से भेजा गया, मतलब मेरी फाइलों को तो आगे लंदन तक भी फाइल को भेजा गया, चूँकि मेरा फैक्ट्री दुर्घटना थी तो काफ़ी एफर्ट किया गया फैक्ट्री की तरफ से भी, और मतलब बहुत सारा चीज़ें मतलब बेनिफिट होता है गवर्नमेंट जॉब का। हाँ, बस जो भी है, शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि जॉब पे था और छुट्टी होने के 15 मिनट पहले ही मेरे साथ दुर्घटना घट गई। अच्छा, अगर 15 मिनट बाद भी हो जाती तो शायद से वो सारी लायबिलिटी मेरी खुद की हो जाती। ओह माय गॉड, तो ये भी सीखने वाली बात है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपने लाइफ में किसी के साथ गलत नहीं किया है, आपने मतलब मेरे साथ भी जब इंटरव्यू हुआ, मतलब बहुत सारे लोग आए, पत्रकार पूछने लगे कि ऐसा आपके साथ क्या हुआ या क्यों हो गया, किसकी फॉल्ट थी। तो शायद मैंने भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, मैंने ये कहा क्योंकि कोई भी होता है कि जाने अनजाने में सिर्फ एक जो है कुख्यात आदमी ही कुछ कर सकता है किसी के लिए, बाकी तो हर आदमी से अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैंने भी सिंपल सी एक स्टेटमेंट दिया कि ये मेरे भाग्य में था और इसमें किसी का कुछ नहीं है, बस जो हो गया सो हो गया। ये मुझे फिर इसके बाद और मैंने कभी अपने लाइफ से शिकायत नहीं की, कभी भी नहीं होना चाहिए, और मैं आगे भी नहीं करता। और बहुत खुश भी हूँ कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, खुदा ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना कि मैं अपने जीवन में सही लाइफ भी जी के आया और आज मैं इस लाइफ को भी जी रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मतलब इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे लोग दिए आसपास में, जहाँ हम जाना चाहते थे वहाँ हम पहुँच रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा। हाँ, मेरा ये भतीजा है आज, मतलब हम तो सिर्फ एक डिसीजन लिए कि हम कुछ आगे करना चाहते हैं, बट उसके बाद भी आप एक बहुत बड़ा आप डिसीजन भी ले लें तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास
या आपके साथ में अच्छे लोग ना जुड़े, आपको मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अगर अच्छे लोग ना हो तो, नहीं हो, अगर अकेले आप ये डिसीजन ले पाते तो भी आप नहीं कर पाते। अब जैसे कि मैं आज डिसीजन लिया कि चलो अच्छा चलते हैं, आज सर ने मुझे बुलाया है इंटरव्यू करने के लिए, मैंने डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ, बट नीचे से ऊपर तक आने के लिए मुझे जिसका सहारा था, मेरी स्टोरी के पीछे जो रियल हीरो है वो हमारे भतीजे हैं, हमारी वाइफ हैं, हमारे घर वाले हैं और हमारे सर हैं, ये लोग। अभी हम आपको सर के भतीजे से भी मिलवाएंगे, फिलहाल अभी सर की बात करते हैं। फिर सर आप यहाँ पे कैसे आ गए? फिर वही मैं बता रहा था कि जब मैं वहाँ पे इलाज के दौरान पे था तो कॉमनवेल्थ गेम्स अपने यहाँ इंडिया में हुए थे 2010 में, उसमें एक जिम्नास्टर था जिसने भी जिम्नास्टिक में भाग लिया था, तो उसका प्रैक्टिस के दौरान पे उसके साथ दुर्घटना घट गई, वो भी स्पाइनल इंजरी में आ गया और वो वहाँ पे आया हुआ था इलाज कराने के लिए। ओके। तो चूँकि मन में एक छोटी मोटी निराशा तो थी मेरे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अच्छा खासा चलता फिरता था, सारा सब कुछ था, बड़ी बड़ी गाड़ियों को चला रहा था, बड़ा बड़ा सारा कुछ कर रहा था, आज मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर उस बंदे को मेरे अंदर ऐसा कुछ दिखा कि चूँकि मैं उस समय में जब जितने भी इलाज कराए होते हैं उनका भी एक मोटिवेशनल केंद्र बना हुआ था, क्योंकि मेरे अंदर छटपटाहट बहुत थी कुछ करने की। तो उस बंदे ने देखा तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप खेलों में आप अपना लाइफ बना सकते हैं। तो जब उसने ये छोटा सा बीज डाला मेरे दिमाग में कि आप एक लाइन का खाली कि खेल में जा सकते हैं, फिर मेरे दिमाग में ये बात चलने लगी, मतलब 2-3 रातें मैं ढंग से सो भी नहीं पाया कि अच्छा मैं जा सकता हूँ। तो फिर मैंने ढूंढना चालू किया कि मैं शूटिंग में जा रहा हूँ, तो मतलब मैं खेल को आउटपुट करूँ तो कौन सा खेल नहीं आप आउटपुट कर रहे थे आप। हाँ, तो मैं ढूंढ रहा था। तो उस बीच में तो फिर मुझे चूंकि बचपन से भी शौक था बंदूकों का, निशानेबाजी का, वो सभी का शौक होता है, हर बच्चे का शौक होता है, और आप उसमें भी थे। हाँ, तो मुझे ये लगा कि यार शूटिंग को ही ऑप्ट करता हूँ। तो फिर मैंने ढूंढना चालू किया कि ये शूटिंग में अपने इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे हैं और शूटिंग कर रहे हैं। तो मुझे सबसे पहला नाम उसमें पूजा अग्रवाल जी हैं दिल्ली की, जो मुझसे भी बुरी कंडीशन में है, जिनके दोनों पैर भी नहीं है, मतलब एक पैर नहीं है, एक हाथ भी नहीं है और दूसरा पैर भी उनका एक प्रकार से नकली है। तो मैंने उनको देखा। फिर एक अवनी लखेरा जी हैं जो भी अभी रिसेंटली 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लाया। मैंने उनके बारे में भी पढ़ा, उनकी भी इंजरी मेरे ही सेम है। अच्छा। और मतलब ये सब बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सब बड़े बड़े, मतलब चूंकि मैंने ढूंढा ही बड़े बड़े लोगों को। हाँ, मैंने मतलब कभी भी नीचे साइड में देखा ही नहीं, मैंने हमेशा ऐसे लोगों को देखा जो आगे हैं, जिनसे मुझे मोटिवेशन लेना है, जिनसे आगे बढ़ना है। मतलब मैं उस रेस में क्यों शामिल हूँ जिस रेस में मुझे जाना ही नहीं। सही बात है। तो मैंने अवनी लखेरा जी के बारे में देखा, जो कि भारत के मतलब वर्ल्ड की नंबर 1 शूटर है इस समय जो भारत में है। क्या बात है, वर्ल्ड की नंबर 1 शूटर है। तो आप वहाँ से इंस्पायर हुए। हाँ। और फिर आप यहाँ पे शूटिंग भी आ गए। हाँ, फिर आपके सर के बारे में कैसे पता चला, इस अकेडमी के बारे में? हाँ। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, और तो, आप यहाँ पे कैसे आए? तो चूंकि मेरा कानपुर में ही था, मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ से मैं मतलब अपनी प्रैक्टिस को चालू करूँ। तो मैंने ढूंढना चालू किया तो सर की अकेडमी का नाम खुल के आया कि पास में, चूँकि ये मेरे घर से 2-3 किलोमीटर की रेंज पर भी है। तो बट मैं आया यहाँ इंक्वायरी के लिए भी आया कि सर से पास चलते हैं और यहाँ से सीखना चाहते हैं। तो सर ने बताया कि चूँकि हमारा रेंज तो 2nd फ्लोर पे है, यहाँ तक आप कैसे आएंगे, कैसे करेंगे। फिर रिसेंटली मेरा जो है ट्रांसफ़र, मतलब चूँकि मेरी जगह पे वाइफ को नौकरी लग गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में। आपकी जगह पे आपकी वाइफ को नौकरी मिल गई है? नौकरी मिल गई, तो मेरा मेडिकल बोर्ड आउट हो गया। फिर उसका ट्रांसफ़र आ गया यहाँ पे कानपुर में, फील्ड गन फैक्ट्री में मैं ट्रांसफ़र आ गया। उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर सर की शरण में आया। फिर सर के पास से लगातार मैंने मतलब खेला। फिर कोविड भी लग गया, फिर बीच में बंद भी रहे। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मतलब चालू हुआ। 2020 में मुझे पहली बार खेलने का मौका मिला। सर आपकी कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, लेकिन हम आपके सर से मिलना चाहते हैं जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया आपको नेशनल के लिए, और वो भतीजे से भी मिलना चाहते हैं, लेकिन या फिर एक काम करता है, वो अवेलेबल नहीं है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। हाँ, तो फिर आप बताइए, फिर आप कैसे? फिर मैं आया, सर के पास आया, फिर मैंने भतीजे को रेडी किया। भतीजे ने भी पूरी तरीके से साथ दिया। सर आप आ जाइए जरा। हाँ, एक मिनट के भतीजे को ला देते हैं। ये भतीजे हैं जो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने भतीजे की वजह से हूँ। मेरा बड़ा भतीजा है, मुमताज़ अहमद है का नाम। जी जी। और यही मुझे जो है कहीं पे भी आना है, जाना है या कुछ भी करना है तो यही है।
अभी आपने नीचे से देखा होगा ऊपर तक कि मुझे बिल्कुल सही बात है। कंधे पे लाद के लेके आते हैं। जी जी क्योंकि इतनी बड़ी राइफल है, इसका एक बड़ी सी किट भी होती है, सही वो बात लेके है। आते हैं, किट लेके आते हैं, ये चेयर लेके आते हैं। अच्छा, फिर पूरा सामान आप लाते हैं? फिर वो मुझे जो है कंधों पे लाद करके यहाँ तक लाते हैं, फिर मैं बैठता हूँ। फिर मतलब मेन कहानी तो इन्हीं की है, मेन स्ट्रगल इन्हीं का है। मैं तो सिर्फ यहाँ बैठ करके निशाना लगा रहा हूँ, मैंने सिर्फ दृढ़ इच्छा बना रखी है जिसका पूरा सपोर्ट। सर आपके लिए बहुत बहुत हम हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि आपके जैसे लोग आज नेशनल तक खेल पा रहे हैं। सर आपका क्या मोटिवेशन रहा कि मतलब आपको इनको कहाँ तक आप देखना चाहते हैं? सर मैं इनको ओलंपिक तक देखना चाहता हूँ। मैं इनको ओलंपिक तक देखना चाहता हूँ कि ओलंपिक तक ये अपना बड़ा नाम करे, अपने देश का नाम रोशन करे। तो इनकी खुशी में हमारी खुशी है, और फिर हमारे देश का भी बहुत बड़ा नाम होगा अगर हमारे देश से कोई अच्छा खेलता है या कुछ करता है। बहुत बड़ा नाम होगा और बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। अब ये वीडियो है, ये हमें नहीं पता कौन देख रहा है। हो सकता है कि वो भी थोड़ा सा पैरा हो और पैरालाइज हो या कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, तो वो आपसे जैसे आप मोटिवेट हुए थे, जी जी, उनको नहीं पता कि आप मोटिवेट होकर यहाँ पे आ गए, जैसे आपको भी नहीं पता चलेगा कौन कौन आपकी वीडियो से मोटिवेट हुआ है। तो ये वीडियो आगे जानी चाहिए, तो हम पब्लिक से कहेंगे कि लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि वीडियो आगे जाए, लोगों तक पहुँचे। फिर 2020 में मुझे पहली बार जो है खेलने का मौका मिला। पहला जोनल पैरा राइफल शूटिंग चैम्पियनशिप हुई जो कि कादरपुरा हरियाणा में हुआ, जिसमें मुझे खेलने का मौका मिला पहली बार। हाँ, और पहले इवेंट में ऊपर वाले का करम रहा, बाकी सबका साथ रहा, इतना अच्छा प्रैक्टिस रहा, सर ने अच्छा सिखाया, सर ने अच्छा बताया, अच्छा सपोर्ट किया, और मेरे पहले ही इवेंट में मुझे गोल्ड मेडल रहा वहाँ पे। क्या बात है, पहले इवेंट में गोल्ड मेडल। जी, तो सर अभी हम लोगों को आप चला के दिखाएंगे गन? हाँ बिल्कुल, अभी चलाएंगे, ओके सर, थैंक यू, बिल्कुल, जी, बहुत जी। बढ़िया। तो उसके बाद से मुझे और अंदर थोड़ा सा हिम्मत आया कि मतलब और भी अच्छा कर सकता हूँ। मतलब जो मेरा मेहनत है, जो मेरा प्रयास है, वो एक सकारात्मक दिशा में है। सही बात है। और मैंने करना चालू किया, और उसी समय में ही 2020 में 43 यूपी स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप भी थी, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मेरा पहला ही गोल्ड रहा। मतलब दोनों ही इवेंट मेरे पहली बार थे, और पहली बार में मुझे गोल्ड मेडल रहा, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि इस और उसके बाद आने के बाद पहली बार मैंने अपना नाम पेपरों में देखा, पेपर में नाम आया था आपका? ओह माय गॉड, न्यूज़पेपरों में और लोगों का। आपका क्या वो रहा आपका? फिर उसके बाद से मतलब बहुत कुछ जैसा ऐसा लगा कि मतलब मैं एक जो सही डिसीजन लिया, और जो है आज मतलब ये शूटिंग ही मेरे लिए देखा जाए तो सब कुछ है। सही बात। आज जो भी हूँ, मतलब मुझे ये लगता था कि जब मेरे साथ दुर्घटना हो गई तो शायद से मेरा वजूद अब ख़त्म हो गया है, बट शूटिंग की वजह से, मेरे एक अच्छे फैसले की वजह से आज आपकी नई लाइफ नया लाइफ शुरू हुआ, और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके मतलब मरते दम तक अपनी जीवन की पूरी आहुति इसी शूटिंग में ही दूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपके लिए क्लैपिंग। तो फिर किया, उसके बाद जो है फिर पहले ही नेशनल में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला पैरा में, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो पहली बार में मेरा 11th प्लेस पे रहा, और काफ़ी बड़े बड़े उसमें शूटर आते हैं, मतलब जो कि ओलंपिक में भी खेले होते हैं, चूँकि ये एक ऐसा मतलब मौका होता है कि हर बार हर बड़े खिलाड़ी को भी नेशनल से रूबरू होना पड़ता है। मतलब सब हाँ सभी को नेशनल खेलना ही खेलना होता है, चाहे जितना बड़ा खिलाड़ी हो, उसको ओलंपिक भी खेला होगा तो भी उसको कोई नेशनल खेल नहीं खेलना है हर बार। मतलब अगर आप 20 में अपने स्टेट, नेशनल और ओलंपिक खेला है, तो आपको अगले साल फिर से आपको वहीं से शुरू करना होगा। फिर से आपको नेशनल तो खेलना ही खेलना होगा, नेशनल खेलना होगा, उसमें क्वालिफाई करना होगा, फिर इंडिया टीम ट्रायल होते हैं, उस ट्रायल में भी पार्टिसिपेट करना होगा, और ट्रायल में अपना पोजीशन बनानी होगी, और एक कोटा होता है जिसको हासिल करना होता है। कि आपने उसको क्वालिफिकेशन मानना ही मानना होगा, अदरवाइज कोई जा नहीं सकता इंटरनेशनल खेलने के लिए। बहुत बढ़िया, और इसके बाद छोटी मोटी बात नहीं है सर। हाँ, वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो पहली बार मुझे जिसका मतलब जिससे लाइफ को मैंने पढ़ करके, जिससे मोटिवेटेड हो करके मैंने शूटिंग को ऑप्ट किया था, पहली बार मैं और वो एक साथ खेल रहे थे। ओह माय गॉड, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आप जीत गए वहीं पे। हाँ, मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा जिनके बारे में मैंने सिर्फ परिकल्पना सोच रखी थी कि शायद ऐसे लोग होते भी हैं। बिल्कुल सही बात। तो मतलब मैं और वो एक साथ खेल रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा, मेरे लिए तो देखा जाए तो वो मेडल से भी बहुत बड़ा था कि मैं जिनके बारे में पढ़ता हूँ, जिनके बारे में देखा है, सुना है, या न्यूज़ों में देखा है, या टीवियों पे देखा है, आज वो मेरे साथ खेल रहे हैं, और मैं भी उस लाइन में हूँ, और हम उस लेवल पे आ गए जो उनके साथ खेल सकते हैं। मैं उनके साथ खेल सकता हूँ। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो पहली बार मेरा नेशनल था, मेरे हाथ भी बहुत कांप रहे थे कि मतलब मैं उनके सामने खेल रहा था कि जिनसे मैंने
इंस्पिरेशन लिया। सही बात है, आप अपने गुरु से खेल रहे बट थे। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और पहली बार के हिसाब से मेरा ठीक ही रहा, रैंक भी सही रहा। जब आप खेलते हैं तो आपके साथ आपके जैसे लोग होते हैं या फिर नॉर्मल लोग भी होते हैं? नहीं, पैरा की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है कि उसके जो है कैटेगराइज होते हैं। अरे पैरा में भी हाँ, कैटेगरी बहुत है? सारे कैटेगरी होते हैं। कुछ जो है स्पाइनल इंजरी है, किसी को पोलियो है, किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के आर्टिफिशियल हाथ हैं। तो हमारे एक वो है कि क्लासिफिकेशन होता है, मैं मेडिकल क्लासिफिकेशन कि वो कि सभी पैरा खिलाड़ियों को एक लेवल पे कैसे लाएं, वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। तो उसी हिसाब से पैरा की कैटेगरी बनाते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे किसी के हाथ नहीं है तो उसको कैटेगरी अलग होती है, किस मतलब वो SS2 कैटेगरी में आते हैं, मैं SH1 कैटेगरी में आता हूँ। तो SH1 कैटेगरी में तो हम पैरा ही के लोग होते हैं, बट डिफरेंट भी abilities रहते हैं। जिसको पोलियो है वो भी हमारे साथ खेलता है। चूँकि अब मुझे कमर से नीचे कुछ भी नहीं और मतलब यहाँ से मतलब मैं बिना सपोर्ट के बैठ भी नहीं सकता। बिना अगर ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं तो मैं बैठ नहीं सकता, मैं गिर जाऊंगा नीचे, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वहाँ से नील है। अब पोलियो वालों को ये एडवांटेज है क्योंकि उनकी कमर में पावर होता है, उनके पैरों में भी पावर होता है, जिनके पैर कट गए उनके भी कमर में पावर होता है। तो इसकी वजह से जो मेडिकल क्लासिफिकेशन होता है वो इस आधार पे होता है कि किनको पीछे सपोर्ट अलाउ करना है या नहीं करना है। जैसे मेरा D12L1 है, कैसे का ऊपर से भी होता है, D4 डिस्क से भी हो गया, तो उनको हाइट ज़्यादा अलाउ कर दी जाती है कि ये मतलब चूँकि ये क्लासिफिकेशन एक ऐसा काम करता है कि सभी को एक बराबर मिला के खड़ा करें, एक बराबर मिला के खड़ा करें। तो ये बहुत ही टफ काम भी है और जिसके लिए हमारे डॉक्टर पवन रोहिला जी हैं इंडिया में जो मेडिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। एक समय था कि PCI मतलब पैरा गेम्स सस्पेंड भी चल रहा था, सस्पेंड चल रहा था 2019 में, NRA के अलग कर रहा था शूटिंग को। तो उस समय में नौटियाल सर ने ही सभी को जज्बा दिया, सबको संभाले रखा कि आप शूटिंग छोड़े नहीं, शूटिंग से जुड़े रहें और समय अच्छा आएगा। और उन्होंने PCI के अंदर में इतना काम किया और वही आज जो आज पैरा शूटिंग जहाँ पे भी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे JP नौटियाल सर की ही बदौलत है। बहुत बढ़िया सर। सर आपको जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है वो आपके टीचर से हम मिलना चाहेंगे। हाँ, क्या आप प्लीज उनको इनवाइट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी कि हम उनको इनवाइट करें। श्री अमर निगम जी जो कि नमस्कार जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारी ऑडियंस के साथ आपको सुनना चाहती है, प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइए। मिस्टर उमर हमारे पास 3 साल पहले लगभग अक्टूबर माह में आए थे। इन्होंने शूटिंग सीखी हुई थी वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे आने के बाद कुछ जो उसकी बारीकियाँ थी वो नहीं पता थी। नहीं, मैं वहाँ पे थोड़ा ही से कर पाया था, 1 ही महीना कर पाया, थोड़ी सी करी थी, जो भी है थोड़ा बहुत सीखा इन्होंने। बाद में यहाँ पे आने के बाद इनके बहुत लगन थी इनके अंदर और वो हमने देखा था कि बहुत अच्छे से जल्दी से सीख लेंगे और इन्होंने भी मेहनत करी और इनको काफ़ी कुछ सिखाया और इन्होंने मात्र 5-6 महीने में स्टेट लेवल पे भी गोल्ड जीता है। उसके बाद 9-10 महीने ही हुए थे, नेशनल में भी इन्होंने नॉर्थ जोन में मेडल जीता है, नेशनल तक सिलेक्शन हुआ है और दूसरे साल इन्होंने इंडिया टीम ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया है। बहुत इनके अंदर टैलेंट है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। और अगर इसी तरह लगे रहे तो ये ओलंपिक में बहुत जल्दी आपको ओलंपिक में देखने को मिलेगा। हम लोग दुआ करेंगे, सर की मेहनत होगी और आप ओलंपिक तक जाएंगे। मोहम्मद उमर की जो खेलने के लिए तारीफ़ करी जाए और इनका सपोर्ट जो दिया है, इनके भतीजे ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में एकेडमी है, यहाँ तक उनको अपनी पीठ पे लाकना, ऊपर चढ़ के और फिर नीचे उतारना बहुत मेहनत का काम है। उसी का नतीजा भी है कि इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है। अभी आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो आपके भतीजे का बीच में बहुत बड़ा हाथ है। सर आप भी कुर्सी लेकर एक बार यहाँ पे आ जाइए प्लीज। फिर इनके भतीजे ने बहुत मेहनत करी ऊपर लाने में और बाद में ये हुआ कि कितने दिन इतनी मेहनत ऊपर 2 फ्लोर तक लाएंगे। इसके बाद हमने एक नई एकेडमी उधर बर्रा साइड खोली है कि जहाँ पर कम से कम इनकी प्रैक्टिस इजीली होती रहे और बहुत अच्छे मुकाम पे जाएंगे। कितनी एकेडमी है सर? मेरी 2 एकेडमी है, एक ये है 12 साल से और एक अभी में खास तौर से इनके लिए हमने वहाँ खोली ग्राउंड फ्लोर पे है कि इनको ज़्यादा ऊपर चढ़ना ना पड़े, मेहनत न करें, क्योंकि रिजल्ट इनका आना ही आना है। निश्चित है 100% ये कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे बिल्कुल जाएंगे, कानपुर का नाम रोशन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुरु होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने एक एकेडमी ही खोल दी। फिर सर नेक्स्ट टाइम बस आप परमिशन दें, आपकी लाइफस्टाइल में आप आमिर जी हमको अगर परमिशन देंगे तो जेंटलमैन, तो हम आपको उस वाली एकेडमी की दिखाएंगे जहाँ पर उमर जी प्रैक्टिस कर रहे हैं
और भी हमारे बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। अगर आपकी ऑडियंस अगर चाहेगी कि आपकी दूसरी एकेडमी के बारे में भी पता चले तो फिर हम बिल्कुल बनाएंगे, और बहुत जल्दी सर का भी इंटरव्यू आएगा। सर भी गवर्नमेंट जॉब में है, LIC में भी हैं, और जादूगर भी हैं, और बहुत सारे टैलेंट हैं। तो चलिए, थैंक यू, आप बिल्कुल आइएगा, मोस्ट वेलकम आपका। टारगेट है वो आ चुका है, जहाँ पे फिक्स हो चुका है, अभी को वापस भेजेंगे। जी हाँ भेजिए, वापस भेजिए। जी। ये देखिए चला गया ये गोली खाने के लिए। जी। अब हमारे उमर सर आपको शूटिंग करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया सर जी। गन कितने की होगी? ये गन आती है लगभग 4 लाख के आसपास। बाप रे बाप। क्योंकि ये सब जर्मनी की है। अच्छा। जर्मनी से आती है। एयर गन है ना ये? जी हाँ, ये एयर गन है और ये हाईटेक है। ये फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक है, ये थोड़ा कम आती है। एक और गन है। अच्छा, आपने टारगेट क्या मारा जरा दिखाएंगे? हाँ जी। तो यहाँ पे टारगेट आ चुका है, देखते हैं सर क्या मारा आपने। ये सर आपने बुल में मारा? जी हाँ, बुल्स है। भाई साहब, खैर कमाल कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। ओलंपिक का छल्ला। क्या बात है, एक दिन आप और ओलंपिक भी जाएंगे?